कहता है इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। साथियों, जो भूले बिसरे चित्र है, कौन सी? भूले बिसरे चित्र पर 1961 में भगवती चरण वर्मा, कौन? भगवती चरण वर्मा को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथियों, जिस रचना पर पुरस्कार प्राप्त होता है वह रचना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको याद रखना है भगवती चरण वर्मा की पुस्तक है, यानी उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। ये जो रचना है साथियों किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सांकृत्यायन का नहीं है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। देखिएगा साथियों, आप ये याद रखिएगा, जैसे ही राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है ना, वैसे ही हमें क्या याद आता है कि साथियों इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखे है? यात्रा वृत्त लिखे हैं ना। ये सबसे ज्यादा घूमने वाले कवि रहे हैं और यात्रा के दौरान इन्होंने अपने जो घूमने का वर्णन किया है। तो पहले कहते हैं सिंह सेनापति, दूसरा कहता है जय योधे, तीसरा कहता है दिवोदास और चौथा कहता है व्यतीत। चौथा क्या कहता है? व्यतीत। याद रखिएगा डी विकल्प, व्यतीत, सुनीता, परख, है ना, परख, त्यागपत्र ये किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के हैं। किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के हैं। तो साथियों ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए व्यतीत को किसने लिखा है, तो व्यतीत को जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। सुनीता, परख, इसके अलावा त्यागपत्र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जैनेन्द्र कुमार की हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका डी चला जाना है। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखे हैं? यात्रा वृत्त लिखे हैं। तो इनकी क्या है? सिंह सेनापति है, जय योधे है, दिवोदास है। क्लियर? चलिए राहुल सांकृत्यायन का है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो कि आपने आई होप 9th हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपको पढ़ने को मिला होगा। तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला कहता है पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपने देखा होगा, इसको पहले भी हमने कराया। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्या कहता है कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं? और जब ये पंक्तियां आती हैं तो आप ये सोच लेते हो इसमें किसका वर्णन है? श्री कृष्ण और सुदामा का वर्णन है। यही तो आप सोचते हो किसका वर्णन है? श्री कृष्ण और सुदामा का वर्णन है। और आप साथियों बहुत खुश होकर क्या लगा देते हो? सूरदास लगा देते हो। हालांकि सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन ये पंक्तियां सूरदास की नहीं है। ये पंक्तियां सूरदास की नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सूरदास नहीं होंगे। क्या जाएगा? आंसर आपका डी चला जाएगा, नरोत्तम दास। और याद रखिएगा नरोत्तम दास ने ये जो पंक्तियां ली हैं, ये साथियों किससे ली हैं? सुदामा चरित्र से ली गई है। ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? सुदामा चरित्र से ली गई है, याद रखिएगा। तो ये साथियों डी विकल्प हो जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि इन पंक्तियों में अगर पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या कहता है? कहता है पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस तरह से साथियों विकल्प आपका क्या चला जाएगा? विकल्प साथियों आपका डी चला जाना है। विकल्प क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा, नरोत्तम दास हो जाएगा। ठीक है, नरोत्तम दास हो जाएगा। अगला कहता है अवधि का विकास। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि साथियों अवधि है क्या? तो अब आप कहोगे कि मैम अवधि एक भाषा है, और अवधि भाषा किसकी है? तो हमारी पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि पूर्वी हिंदी की साथियों 3 बोलियां हैं। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि ये महाराष्ट्री से निकली, सौरसेनी से निकली, अर्धमागधी से निकली, मागधी से निकली। साथियों मागधी को कहा जाता था मगध। मागधी को
मागधी जो है ना वो मगध से रिलेटेड है, यानी मगध से संबंधित है। और जो मगध था वह साथियों बिहार, मगध बिहार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखा है अर्धमागधी, क्या लिखा है? अर्धमागधी। तो जो आपकी पूर्वी हिंदी है, जो आपकी पूर्वी हिंदी है वह साथियों किससे निकली है? वह अर्धमागधी से निकली है। चाहे अवधी पूछा जाए तो भी अर्धमागधी, बघेली पूछा जाए तो भी अर्धमागधी, और साथियों अगर छत्तीसगढ़ी पूछा जाए तो भी अर्धमागधी हो जाएगा। क्या होगा? अर्धमागधी हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है? सौरसेनी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से आपका क्या निकला है? मराठी निकला है। ठीक है, मराठी निकली है। सौरसेनी से आपकी राजस्थानी हिंदी निकली है, आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, और साथियों साथ इसके साथ साथ आपकी गुजराती निकली है। क्या निकली है? गुजराती निकली है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। विकल्प आपको क्या लगाना है? सी लगाना है, अर्धमागधी हो जाना है। क्या हो जाना है मेरे साथियों? अर्धमागधी हो जाएगा, अर्धमागधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न, फटाफट प्रश्न को पढ़िएगा और टिक लगाइएगा। कहता है जहां किसी भी वस्तु का लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी साथियों जब कोई वस्तु वर्णित की जाए, जब किसी वस्तु का वर्णन किया जाए तो वह इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। क्या कहता है? जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि असंभव की सीमा तक पहुंच जाए। किस सीमा तक पहुंच जाए? असंभव, यानी जहां से ये लगने लगे कि ऐसा संभव नहीं है, जहां से आपको क्या लगने लगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर पूछता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अतियुक्ति, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में याद रखिएगा हमेशा क्या आएगा? संभावना आएगा। अतियुक्ति में साथियों अतियुक्त हम कह सकते हैं किसी दूसरे पर डाल के कहा जाता है। विरोधाभास में विरोध का आभास होता है, और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, वास्तविकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका ए चला जाना है। तो जब किसी वस्तु को लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए कि उसको क्या लगने लगे कि वो असंभव प्रतीत होने लगे, वहां पर आपका अतिशयोक्ति हो जाना है। क्या हो जाना है? अतिशयोक्ति हो जाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताना है। कहता है कुंजे वही, थल वही, यमुना वही है पुष्प पल्लव वही, ब्रज ही वही है। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है। कहता है सोरठा है, बसंत तिलका है, दोहा है, बरवे है। अब आपको बताया गया है कि सोरठा कैसा है? मात्रिक छंद है। मात्राएं कितनी होती हैं? 11 और 13 के क्रम से लगी होती हैं। बसंत तिलका साथियों वार्णिक छंद है, और कितने इसमें वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। दोहा क्या है? मात्रिक छंद है, और इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 13 और 11 के क्रम से लगी होती हैं। बरवे साथियों क्या है? ये भी मात्रिक छंद है, और इसमें होता है 12 और 7। बरवे से याद रखना 12 और 7। अब देखिएगा कुंजे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी यहाँ पर कितनी आ रही है? 12। कुंजे वही, थल वही, यमुना वही है। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी हो गई? 9 हो गई। यानी साथियों यहाँ पर क्रम कितने का बैठ रहा है? 12 और 9 का बैठ रहा है। तो ये दोनों तो होने से रहे। अब हमें क्या देखना है? हमें वर्ण गिनना है कि वर्ण कितने होंगे। तो देखिए जब हम वर्ण गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी जब हम वर्ण गिनेंगे साथियों तो कितना हो जाना है? 14 वर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी एक पंक्ति है। ये पूरी एक पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? वसंत तिलका चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वसंत तिलका चला जाएगा। ठीक है, अगर अब इसका कोई जुगाड़ पूछे कि वसंत तिलका में क्या आता है, तो याद रखना साथियों तब जज। क्या आता है? तब जज। तब जज का मतलब क्या है? पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? तगण होगा। पहले क्या होगा? तगण होगा। ठीक है,
पहले क्या होगा? तगड़ होगा, दूसरा क्या होगा? भगड़ होगा, तीसरा क्या होगा? जगड़ होगा, फिर क्या होगा? जगड़ होगा, फिर आपका क्या होगा? दो गुरु हो जाएंगे। इतना आपको याद नहीं रखना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पर्याप्त है। तो यहाँ पर विकल्प साथियों आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, वसंत तिलका हो जाएगा। क्या हो जाना है? वसंत तिलका हो जाएगा। अगला कहता है शशक का पर्यायवाची बताइए। क्या कहता है? शशक का पर्यायवाची बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर पहला कहता है चंद्रमा, शिशु, खरगोश और मृग। तो साथियों आप ना तो शिशु होगा ना तो मृग होगा, ये तो सभी को पता है। अब चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को साथियों शशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शशांक कहते हैं। जबकि अगर खरगोश की बात आए, किसकी? खरगोश की बात आए साथियों, तो इसको क्या कहते हैं? शशक कहते हैं। क्या कहते हैं? शशक कहते हैं। दोनों चीजें याद रखिएगा, गलती से भी गलत मत करिएगा। यहाँ पर शशांक है और ये शशक है, तो शशक खरगोश को कहते हैं। सी विकल्प आपका राइट जाएगा। सी विकल्प यहाँ पर आपका राइट चला जाएगा। विकल्प आपका सी के साथ जाना होगा। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। अगला तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्या कहता है? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तृष्णा का विपरीत अर्थ क्या है, यानी विपरीत शब्द आपको बताना है। पहला है वितृष्णा, निस्पृहा, संतुष्टि, वितृप्त। ठीक है, तृष्णा की बात कर रहा है। तो साथियों जब तृष्णा की बात करें तो स्पृहा का होगा निस्पृह, संतुष्टि का हो जाएगा असंतुष्टि, वितृप्त का हो जाएगा संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त। तो यहाँ पर साथियों तृष्णा का अपोजिट क्या चला जाएगा? वितृष्णा चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प साथियों आपका राइट चला जाएगा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाना है। क्या हो जाना है? वितृष्णा हो जाएगा। अगला कहता है जो स्त्री के बसीभूत हो। अब देखिएगा साथियों क्या कहता है? स्त्री के बसीभूत। किसके? स्त्री के बसीभूत। स्त्री के बसीभूत। तो साथियों जो स्त्री को क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। अब कहता है स्त्री के बसीभूत हो, तो जब स्त्री के वशीभूत हो जाएगा तो जो स्त्री कहेगी वैसा ही करेगा, जो स्त्री बताएगी वैसा ही उसको करना पड़ेगा। तो जो स्त्री के वशीभूत होगा उसी का स्वभाव, यानी स्त्री के वशीभूत होकर वैसा ही स्वभाव रखने वाला साथियों स्त्री का स्वभाव ही कहा जाएगा। और उसको क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। तो पहला है स्त्रैणज्ञ। स्त्रैणज्ञ कहते हैं स्त्री के वशीभूत होकर उसके स्वभाव को जानने वाला, वो स्त्रैणज्ञ कहलाता है। स्त्रैण नहीं होगा, स्त्रैण और स्त्रैणी। विकल्प आपका साथियों सी चला जाएगा। स्त्रैण हो जाना है। क्या हो जाएगा? स्त्रैण हो जाएगा। तो स्त्री के वशीभूत, स्त्री यानी महिला के वशीभूत होकर या उसके स्वभाव का जो हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। और इस स्वभाव को जानने वाला, इस स्वभाव को जानने वाला क्या कहलाता है? स्त्रैणज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है आचार्य भरत किस रस का नाट्य प्रयोग को स्वीकार नहीं किया गया है? आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया है? तो देखिएगा साथियों आचार्य भरत मुनि की अगर हम बात करें तो भरत मुनि को क्या कहा जाता है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है। रस संप्रदाय के जनक किसे माना गया है? भरत मुनि को माना गया है। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब भरत मुनि ने इनका वर्णन किसमें किया है? तो इनके वर्णन साथियों नाट्य शास्त्र में किया है, रस का वर्णन किया है। और साथियों ये जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? नाटक पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाटक पर आधारित है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का प्रयोग किया है? तो 8 रसों का प्रयोग किया है। किस रस का प्रयोग नहीं इन्होंने किया है? तो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना और इसका प्रयोग साथियों इन्होंने नाट्य शास्त्र में नहीं किया। इसका प्रयोग नाट्य शास्त्र में नहीं किया। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, शांत हो जाना है। ए चला जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा फटाफट। कहता है सीलबंद शब्द है। क्या कह रहा है? कह रहा है सीलबंद शब्द है। आपको बताना है सीलबंद शब्द कैसा है?
तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? तो साथियों सीलबंद में दो शब्द हैं। पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है सील और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है बंद। दूसरा शब्द क्या है? बंद। तो जब दो शब्दों के योग से कोई तीसरा शब्द बनता है या जब कोई दो शब्दों के योग से कोई शब्द बनता है और दो अलग अलग स्रोत के हैं, दोनों कैसे हैं? अलग अलग स्रोत के हों, तो वह हमारा शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट आंसर करिएगा। कहता है केक, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जैम, जेली। अब देखिएगा जुगाड़ क्या है? आप कभी केक लिखते हो, आप केक ऐसे ही तो लिखते हो। अगर आपसे कहा जाए टॉफी, तो टॉफी तो आप ऐसे ही लिखते हो। अगर आपसे कहा जाए चॉकलेट या बिस्किट या जैम या जेली, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो। यानी हम क्या देख रहे हैं? ये सभी के सभी शब्द हमने किस भाषा में लिखे हैं? इंग्लिश भाषा में लिखे हैं। और साथियों तो हम क्या कह सकते हैं? ये सभी के सभी हमारे शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी के हैं। जिन शब्दों को हम अंग्रेजी में हूबहू लिख सकते हैं तो वो तो अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे ही। और अगर उससे मिलते जुलते शब्दों, जैसे हॉस्पिटल को अस्पताल कहते हैं या लालटेन को लालटेन कहते हैं, है ना, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, नर्स है, ये साथियों जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द हमारे किस भाषा से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से आए हैं। कहां से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब देखिएगा क्या पूछ रहा है? प्रत्यय पूछ रहा है। तो प्रत्यय कहां लगा होगा? पीछे लगा होगा। कहां लगा होगा? पीछे। तो यहां पर हमने लिख लिया धुंधला। क्या लिखा है? धुंधला लिखा है। तो धू तो होना नहीं है क्योंकि आगे लिखा है, और धुंध भी आगे आया तो ये तो होना नहीं है। क्या हो जाएगा? ला। अगर हमने ला को हटा दिया तो बचेगा क्या साथियों? बचेगा धुंध। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और धुंध हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या बचा? ला बचा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ला इज द राइट विकल्प। ला इज द राइट विकल्प। अगला कहता है अनमोल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। यहां पर हमने क्या लिखा? यहां पर हमने लिखा अनमोल। क्या लिखा? अनमोल लिखा। ठीक है। अब देखिएगा अनमोल में दो शब्द हैं, एक तो अन है और दूसरा मोल है। तो यहां पर जो अन है, अन पहले आया तो उपसर्ग हमेशा कहां आते हैं? उपसर्ग साथियों प्रारंभ में आते हैं। उपसर्ग कहां आते हैं? प्रारंभ में आते हैं। तो हमने यहाँ प्रारंभ में क्या लिखा है? अन लिखा है। प्रारंभ में क्या है? अन है। तो अन आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और साथियों मोल को क्या कहते हैं? मोल को ही मूल्य कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाना है? राइट विकल्प साथियों आपका डी हो जाएगा। अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। देखिएगा ला होना नहीं है। आ अगर आपने निकाला तो नमोल बचेगा, अर्थ नहीं है, और अनम भी नहीं होगा। इसीलिए हमें बी विकल्प को राइट देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अन हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है ये आपको बताना है। माता, हस्ताक्षर, लड़का, किताब। तो जब साथियों बात बहुवचन की चल रही हो, किसकी? बहुवचन की चल रही हो, याद रखिएगा प्राण, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ये आप यही शब्द याद रखिएगा। इनसे डिफर नहीं आता है, इनमें ही आपको फंस जाएगा। तो कभी पूछा जाए इनमें से कौन बहुवचन है तो आप हस्ताक्षर को कभी नहीं पहचान पाओगे। अगर आप कहोगे हस्ताक्षर मतलब एक हस्ताक्षर और हस्ताक्षर मतलब बहुत से, नहीं। जो हस्ताक्षर शब्द होता है वह साथियों हमेशा बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। माता का माताओं, लड़का का लड़के, किताब का किताबों। ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। हस्ताक्षर हो जाएगा। क्या होगा? हस्ताक्षर हो जाएगा। आगे फटाफट बताइएगा। आज प्रश्नों की श्रृंखला काफी ज्यादा है,
क्योंकि साथियों यहां पर आपका बहुत फास्ट डिवीजन होने वाला है। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, बिल्कुल सही। अगला कहता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ इतनी छोटी सी बात याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बहुत अच्छा होता है। दूसरे के लिए चाहे भले भी वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन अपने आप में वो सबसे अच्छा होता है। और आप अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हो वह हमेशा उत्तम पुरुष के होते हैं। आप अपने लिए जिन शब्दों का यूज करते हो, प्रयोग करते हो, वह सदैव आपके उत्तम पुरुष के होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैं और हम। अपने लिए हम कौन से यूज करते हैं, मैं और हम, तो ये हमेशा उत्तम पुरुष के होते हैं। और सामने वाले के लिए जिसका आप प्रयोग करते हो, जैसे तुम और आप, ये हमेशा किसके होंगे, ये हमेशा मध्यम पुरुष के होंगे। किसके होंगे, मध्यम पुरुष के होंगे। ठीक है। जो है नहीं वह साथियों अन्य में आ जाएगा। जो है नहीं वह अन्य में आ जाएगा। इसके लिए साथियों हम वह और बे का प्रयोग करते हैं। ये किस में आएगा, अन्य में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, मैं से क्या बना, मुझे बना। तो विकल्प आपका क्या होगा, ए चला जाएगा, उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए चला जाएगा, उत्तम हो जाएगा। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, है ना, मुझ में, ये सभी उत्तम है, सभी उत्तम है। हमको, हमसे, हमारा, सभी उत्तम होंगे। ठीक है। चलिए अगला पूछ रहा है संज्ञा। तो कभी भी आपसे संज्ञा पूछा जाए या साथियों आपसे विशेषण छटवाया जाए, कभी भी आपसे संज्ञा पूछा जाए या साथियों आपसे विशेषण छटवाया जाए, सिर्फ एक सिंगल बात याद रखिएगा, क्या, कि उसके पीछे संज्ञा लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, संज्ञा लगा दीजिएगा। अगर संज्ञा के पीछे कभी संज्ञा आएगी नहीं, शब्द के पीछे क्या लगा दीजिएगा, संज्ञा लगा दीजिएगा, तो संज्ञा के पीछे कभी संज्ञा फिट नहीं बैठती। जैसे अगर पूछा जाए क्रुद्ध, क्या पूछा जाए, क्रुद्ध, तो क्रुद्ध व्यक्ति, यानी इसमें तो लग गया। अब यहां पर कहा गया क्रोध, क्रोध व्यक्ति नहीं होता है, क्रोध व्यक्ति नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो क्रोध है वह विशेषण नहीं है, क्योंकि जिसके पीछे संज्ञा लग जाए, जिसके पीछे संज्ञा फिट हो जाए, वह शब्द आपका क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। जिस शब्द के पीछे संज्ञा सटीक रहे, संज्ञा एक सार्थक शब्द बना दे, तो वह शब्द आपका विशेषण होगा। और जिसके पीछे संज्ञा अपने जोड़ी मेल नहीं खा रहा है, तो साथियों वह क्या होगा, वह आपका क्या होगा, वह आपका संज्ञा ही होगा। तो यहाँ पर क्रोध के पीछे व्यक्ति नहीं फिट बैठ रहा है, तो क्रोध जो शब्द है वह साथियों आपका क्या जाएगा, संज्ञा चला जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्रोधी, क्रोधी को क्या कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति, है ना, क्रोधी पुरुष, क्रोधी महिला, है ना, तो ये तो फिट बैठ गया, यानी क्रोधी विशेषण है। क्रोधित व्यक्ति, क्रोधित महिला, तो ये भी साथियों क्या है, ये भी आपका विशेषण है। सिर्फ जो क्रोध है, देखिएगा हमेशा याद रखिएगा, क्रोध, प्रेम, वैर, मोह, ये सभी क्या है, ये सभी साथियों संज्ञाएं हैं। क्या है, संज्ञा है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प आपका होने वाला है, राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, राइट विकल्प साथियों आपका बी चला जाएगा। क्या जाएगा, बी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है नित्य काम करो ताकि सारे काम आपके समय से हो सके या शीघ्र हो सके। तो पहला वाक्य आपने निकाल लिया, नित्य काम करो। भाई इसने तो अपना पूरा अर्थ दे दिया। क्या निकल गया है, नित्य काम करो। अब दूसरा वाक्य क्या है, सारे काम आराम से हो सके, सारे काम शीघ्र हो सके। तो ये पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य, इन दोनों को जोड़ा किसने, ताकि ने। इन दो वाक्यों को जोड़ कौन रहा है, इन दो वाक्यों को साथियों ताकि जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, ताकि जोड़ रहा है। ठीक है, तो ताकि क्या है साथियों, कारण है। क्या है, कारण है। तो याद रखिएगा साथियों, ये कारण भी है, कारणवाचक भी है
और ताकि आपका परिणामवाचक है। क्या है? परिणामवाचक। परिणाम किसे कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। यानी अगर आपने समय से सारे काम किए, नित्य आपने काम किया, तो इसका परिणाम क्या होगा कि समय से आपके सारे काम हो जाएंगे। अर्थात साथियों ये आपका क्या हो जाएगा? संयोजक हो जाना है। क्या हो जाना है? संयोजक हो जाएगा। या आप कह सकते हो कि ये समुच्चयवाचक होगा। क्या होगा? समुच्चयवाचक हो जाना है। ठीक है, तो यहां पर पहला कहता है संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक या सारे। तो जल्दी से बताइएगा विकल्प साथियों आपका क्या होना है? क्या होना है? तो यहां पर आप क्या कहोगे? यहां पर आप कहोगे ए हो जाना है, संयोजक हो जाएगा। क्या होगा? संयोजक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, आई होप ये हमारे सभी साथियों का आंसर सही होगा। कह रहा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष फाड़ता है। क्या करता है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष फाड़ता है। मैं कुल्हाड़ी में कारक बताइएगा। अब देखिएगा साफ साफ लिखा है से, तत्काल हमें क्या याद आया? हमने कह दिया कर्ता ने, फिर क्या कहा? कर्म को, फिर क्या कहा? करण से, फिर क्या कहा? संप्रदान के लिए। क्या कहा? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। फिर क्या कहा? अपादान से। क्या कहा? अपादान से, अपादान से कह दिया या क्या कह दिया? अलग होना। यहां पर साथियों से किस कारण होगा? साधन या उपकरण। क्या होगा? साधन या उपकरण के योग में होगा। अब दोनों चीजें आप याद रखिएगा। यहां पर कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी से काट रहा है, बाण से मार रहा है, चाकू से फल काट रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो जितनी भी चीजें हैं उन्होंने किसका काम किया है साथियों? साधन या उपकरण का कार्य किया। किसका कार्य किया? साधन या उपकरण का कार्य किया। तो अगर कभी भी साधन या उपकरण के योग में से आता है, अगर कभी कोई वस्तु से किसी चीज को काट रहा है या कुछ और कर रहा है, तो यहां पर हमेशा साथियों क्या आएगा? करण कारक चला जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाना है। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा, फटाफट। कहते हैं सीता स्कूल गई है। क्या कहता है? सीता स्कूल गई है किस काल को दर्शाता है? सीता स्कूल गई है किस काल को दर्शाता है? ये आपको बताना है। सबसे पहला सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संभाव्य भूत। अब देखिएगा यहां पर क्या कहता है? सीता स्कूल गई। पूरे को आपको नहीं लेना है। जब भी आपको वाक्य छांटना है, जब भी साथियों आपको वाक्य छांटना है, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा? क्रिया को लेना होगा। क्रिया में क्या लिखा है? गई है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर साथियों सिर्फ गई होता, क्या होता? सिर्फ गई होता कहने का मतलब ई या ए होता, तो आपका सामान्य भूत होता। क्या होता? सामान्य भूत होता। ठीक है, अगर साथियों ई या ए के साथ था और जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहां पर लिखा होता सीता स्कूल गई थी, गई थी कहने का मतलब जा चुकी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। अगर साथियों ई या ए इसके साथ ही साथ क्या लिखा है लिखा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आसन्न हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मैम ये समझ में नहीं आते हैं काल। काल को समझिएगा नहीं, वाक्य बोल के देखिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमने आपसे क्या कहा? ये हमने आपको पढ़ाया है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने आपसे क्या कहा? ये जो टेंस है यानी वाक्य है हमने आपको पढ़ाए हैं। तो हमने आपको क्या कहा? हमने आपको पढ़ाया है या पढ़ाए हैं। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है कि ये काल हो रहा, ये काम हो रहा है? नहीं, पढ़ा चुके हैं हम आपको। तो पढ़ाया है या पढ़ा चुके थे, है ना? तो ये साथियों क्या हो जाता है? आसन्न भूत हो जाता है। क्या हो जाता है? आसन्न भूत। या है आसन, या था पूर्ण भूत, या है
आसन्न, याथा, पूर्ण। ये सारी चीजें याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके लिए आप एक साथ मत याद करिएगा, टुकड़ों में याद करिएगा, चीजें बेहतर लगेंगी। ये बात आपने सीख ली। निक्की मॉडर्न वाल, ठीक है। एक दिन हम आपकी इसी की क्लास लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाक्यों की, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा। आगे देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा, ई या ए प्लस होगा। अगर होगा लग जाए तो आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, क्या लिखा है, गई है। तो गई है साथियों क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। क्या होगा, आसन्न भूत हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प साथियों आपका बी हो जाएगा। समीक्षा तिवारी, समय दीजिए, आएगा, ये भी आएगा। अगला है, कहता है पूर्णकालिक वाक्य। अब यहां पर गलत हो गया, पूर्णकालिक क्रिया होनी चाहिए थी, खैर कोई बात नहीं। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वकालिक, क्या पूर्वकालिक, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या कहता है पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है, और कालिक का मतलब क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। तो यहां पर आप क्या कहोगे, पहले समय में होने वाला कार्य। क्या कहोगे, पहले समय में होने वाला कार्य क्या कहलाता है, पूर्वकालिक कहलाता है, ठीक है। तो अगर कभी भी पूर्वकालिक क्रिया पूछी जाएगी तो क्रिया में क्या कहेंगे, क्रिया में साथियों या तो कर जुड़ा होगा या के जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, या तो कर जुड़ा होगा या के जुड़ा होगा। तो यहां पर कहता है राम गाना गाता है, ये तो नहीं होगा। दूसरा कहता है रमेश पढ़ाई करता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है सीता खाना खाती है, ये भी नहीं होगा। मोहन नहाकर चला गया, अब देखिएगा मिल गया, नहा कर। विकल्प आप डी को टिक कर दीजिएगा, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्या कहता है साथियों, आपसे कहता है पर्वत। देखिएगा, कभी भी पर्वत दिया है, नदी दिए है, रिश्ते वाले शब्द दिए हैं, रिश्ते नाते वाले शब्द दिए हैं, रिश्ते नातेदारी के शब्द दिए हैं, हाँ, जानवरों के नाम या पशु पक्षियों के नाम, जानवरों या पशु पक्षियों की जाति दी है ना, लड़का लड़की, मानो या ये दिए गए हैं। याद रखिएगा, इनमें क्या होता है साथियों, सदैव आप जातिवाचक को टिक लगाइएगा। किसको लगाइएगा, जातिवाचक को टिक लगाइएगा। तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाना है, ए चला जाएगा, जातिवाचक हो जाना है। क्या हो जाना है, जातिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में सिंगल व्यक्ति रहेगा, व्यक्तिवाचक में हमेशा एक व्यक्ति होगा और उसका नाम दिया होगा। समूहवाचक में एक ऐसा शब्द होगा, उस शब्द से आपको ये पता चलेगा कि वहां पर एक साथ कई लोग होंगे। एक शब्द होगा जिससे आपको ये एक साथ पता चलेगा कि एक साथ कई व्यक्ति वहां पर होंगे। अब कहता है भाववाचक। भाववाचक में साथियों भाव की विशेषता होती है, तो यहां पर विकल्प आपका ए जाना है, विकल्प आपका ए चला जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताना है, कहता है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। अब हमने आपसे क्या कहा कि कभी भी अगर आपको विशेषण या संज्ञा पूछा जाए, सबसे अच्छी बात है कि उस शब्द के पीछे क्या लगा दीजिएगा, संज्ञा लगा दीजिएगा। अगर ये शब्द विशेषण है, अगर ये शब्द सटीक बैठ रहा है, अगर ये शब्द सटीक बैठ रहा है तो ये शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे अब देखिए लगा दीजिएगा यहां पर मानव, मनुष्य, तो मनुष्य तो जातिवाचक है, ये अभी हमने आपको बताया, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो होनी नहीं है। कहता है मानवीकरण, मानवीकरण भी साथियों आपकी भाववाचक संज्ञा है। मानवता भाववाचक संज्ञा है। मानवीय प्रवृत्तियां, मानवीय आदतें, मानवीय कार्य, तो डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये साथियों आपका विशेषण शब्द होगा। क्या होगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है देव यानी देवता जो मनुष्य है उसमें साथियों कौन सा समास है। अब देखिएगा
यहाँ पर कहता है देव, देव मतलब देवता, देवता। अब देवता की विशेषता क्या है? कहता है देवता किसके समान है? मनुष्य के समान। देवता किसके समान? मनुष्य के समान है। यानी यहाँ पर साथियों आप देख क्या पा रहे हैं कि इसमें उपमेय और उपमान की संबंध है। क्या है? उपमेय और उपमान का संबंध है। अगर कहीं भी उपमेय उपमान का संबंध है, कहीं भी आपका विशेषण विशेष्य का संबंध है, कहीं भी विशेषण विशेष्य का संबंध है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा साथियों कौन सा समास हो जाएगा? वहां पर आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कह रहा है देव जो मानव है, क्या कहता है? देवता जो मानव है, ये साथियों किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? विकल्प साथियों आपका बी चला जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताना है। कहता है इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आपको बताना है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक किसमें होता है? अव्ययी भाव में पहला पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। इसकी तो विशेषता ये हो गई। द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है। द्वंद्व में दो बराबर के पद होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। कर्मधारय में साथियों विशेषण विशेष्य क्या होता है? एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। विकल्प आपका बी चला जाएगा। विकल्प आपका साथियों बी राइट होने वाला है। विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट आपको बताना है। कहता है विधुदय में संधि है। अब देखिएगा यहां पर आपसे क्या कहता है? यहां पर आपसे कहता है विधुदय में संधि। किसकी बात कर रहा है? विधुदय में संधि की बात कर रहा है। विधुदय में संधि की बात कर रहा है। यहां पर दो शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है साथियों विधु। विधु किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। विधुदय है, विधुदय में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब आप इसको दोनों तरफ से बांटोगे तो ऊ या ऊ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऊ या ऊ आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े ऊ की मात्रा है, तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद साथियों होगा विधु। क्या होगा? विधु हो जाएगा। दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधु धन उदय हो जाएगा। जहां पर विधु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है, और उदय का अर्थ क्या होता है? निकलना होता है। क्या होता है? निकलना होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, चंद्रमा का साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची विधु होता है। विधु नहीं होता है, विधु होता है। इसका किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा को शशांक कहते हैं, चंद्रमा को शशि कहते हैं, चंद्रमा को मयंक कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची भी आप साथ साथ सीख गए। तो यहाँ पर विकल्प क्या होना है? स्वर संधि चला जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो याद रखिएगा साथियों दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा। क्या होता है? अकहा सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकहा सवर्णे दीर्घा। यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प साथियों आपका राइट हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताना है। शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा। किसकी बात कर रहा है? अब देखिएगा बहुत इत्मीनान से क्या कहता है? शरद। ऐसे ही तो लिखा है, ऐसे ही तो लिखा है। अब जो साथी लगातार हमसे जुड़े हैं आप याद रखिएगा, अगर कभी भी दो एक जैसे वर्ण हो, जैसे डबलचा, डबलजा, डबलटा, है ना, डबलला, इस तरह से अगर एक साथ एक जैसे वर्ण है तो जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शरत हो जाएगा। शरत का मतलब क्या होता है? सर्दी होती है। क्या होती है? सर्दी होती है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा शब्द आपका क्या होगा, चंद्रहा हो जाएगा। यानी पहला पद शरत और दूसरा पद क्या होगा, चंद्रमा हो जाएगा। शरद पूर्णिमा सुना होगा ना, तो होता है शरद पूर्णिमा, तो शरत धन पूर्णिमा, शरत धन चंद्रा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि हो जानी है। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर पूछा जाए कौन से रूल लगेंगे, तो याद रखिएगा ता संबंधी नियम लगेंगे। कौन से नियम लगेंगे, ता संबंधी नियम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होना है साथियों, विकल्प आपका ए हो जाएगा, शरत धन चंद्रा हो जाएगा। क्या होगा, शरत धन चंद्रा हो जाना है। ठीक है भाई रवि, आज अभी तक तुम कहाँ थे, 2-4 दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, हमने सोचा शायद खो गए हो कहीं। चलिए ये बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां पर आपसे कह रहा है आज बहुत पानी गिरा। क्या कह रहा है, आज बहुत पानी गिरा। सभी लोग आंसर दीजिएगा, आज बहुत पानी गिरा। साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उपवाक्य है। अब देखिएगा थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। कैसे कि अगर एक सीधा सा वाक्य हो जिसमें एक आपका कर्ता है और एक आपकी क्रिया है, ज्यादा लोचा नहीं है, तो वो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। यहां तक तो आपने सीख लिए। दूसरा आप ये भी सीखे, अगर कोई एक वाक्य है और ये दूसरे पर निर्भर है, एक वाक्य है और वह साथियों दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमने ये भी सीखा कि अगर दो वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, जैसे एक ये वाक्य है और ये वाक्य है, दोनों निर्भर नहीं है, दोनों अपना पूरा अर्थ देने के लिए फ्री है, दोनों अपना पूरा अर्थ देते हैं, लेकिन इन दोनों को बांधने वाला एक शब्द है जिसको हम क्या कहते हैं, समुच्चयवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चयवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य जो होगा वो संयुक्त वाक्य बन जाना है। क्या बन जाना है, संयुक्त वाक्य बन जाना है। तो यहाँ पर कहता है आज पानी बहुत गिरा, आज पानी बहुत गिरा, ये कैसा वाक्य है, तो साथियों याद रखिएगा ये जो वाक्य हमारा होगा ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। यानी यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जब कोई पाठ या जब कोई शीर्षक या जब कोई बुक समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप कहोगे कि मैम इसका तो इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये विभाजिता सूचक चिन्ह है। कैसा है, विभाजिता सूचक चिन्ह है। फिर आपने क्या कहा कि हम इस चिन्ह का प्रयोग भी नहीं करते क्योंकि ये साथियों त्रुटि सूचक चिन्ह है। ठीक है, अब आपने कहा कि हाँ इसका प्रयोग कर लेते हैं, जब खत्म हो जाता है तो हम इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं, या जब खत्म हो जाता है तो साथियों इस तरह से कर देते हैं कि मतलब ये शीर्षक हमारा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाना है, विकल्प साथियों क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। लेकिन सपोज करिए अगर सिर्फ यही चिन्ह होता, अगर सिर्फ यही चिन्ह होता तो नहीं लगाते, क्योंकि ये चिन्ह कैसा है, ये साथियों आपका लाघव चिन्ह है। ये चिन्ह कैसा है, लाघव चिन्ह है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाएगा, विकल्प साथियों आपका ए चला जाना है। विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है तीर मारना। तीर मारना का अर्थ क्या है, यानी कहने का मतलब है साथियों ये आपके लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जो आपने सुने होंगे कि हमारे समाज में लोग इनका प्रयोग करते हैं। सीधे सीधे वाक्य बात नहीं कहते हैं, और साथियों क्या कहते हैं, लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से तंज कसे जाते हैं ना। जैसे हम लोग कमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, लोकोक्तियों और मुहावरे से अपनी बात को कह देते थे। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कह भी देते थे और सीधे सीधे कुछ कहते भी नहीं थे। तो यहाँ पर कहा है कि तीर मारना का अर्थ है, ये आपको बताना है। तो पहला कहता है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना,
बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तीर मारना का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बड़ा काम करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो तीर मार लिया का मतलब क्या है, बड़ा काम कर लिया। तीर मारना का अर्थ बड़ा काम कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहता है नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन थे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संस्थापक ना करके हमको क्या यहाँ पर करना है, संपादक करना होगा। क्या करना है, संपादक कौन है ये आपको बताना होगा। ये साथियों आपको बताना होगा, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अब यहां पर देखिएगा साथियों, अगर कभी भी कोई एक अगर कवि का नाम पूछा जाए तो इसमें कौन आएगा, श्याम सुंदर दास आएंगे। कौन आएंगे, श्याम सुंदर दास आएंगे। ठीक है, समय था साथियों 1896 में और ये पत्रिका काशी से संपादित होती थी। साथियों श्याम सुंदर दास ने काशी नागरिक प्रचारणी सभा का, काशी नागरिक प्रचारणी सभा का भी क्या किया था, सभा की भी स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा, तो जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका है ये कहां से प्रकाशित होती थी, काशी से प्रकाशित होती थी। काशी से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा कहां से प्रकाशित होती थी, तो वो भी साथियों काशी से ही प्रकाशित होती थी। ठीक है, सारी बातें याद रखिएगा। तो श्याम सुंदर दास हो गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 कवि के नाम लिखे हैं। तो याद रखिए सिर्फ श्याम सुंदर दास ने ही ये कार्य नहीं करा था। इसमें साथियों किसने किसने मदद की थी, तो साथियों थे राम नारायण मिश्र। कौन थे, राम नारायण मिश्र। ठीक है साथियों, शिव कुमार सिंह। कौन थे, शिव कुमार सिंह, है ना, शिव कुमार सिंह। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होने वाला है वह आपका क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। धर्मयुग धर्मवीर भारती बंबई, धर्मयुग धर्मवीर भारती बंबई। ठीक है, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय प्रयाग, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय प्रयाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है अघोष वर्ण कौन सा है। जैसे ही आया अघोष, सभी साथी अगर आपने कभी भी संस्कृत को पढ़ा होगा तो अघोष में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताया था, खर बताया था। क्या बताया था, खर बताया था। खर में आपका पहला वर्ण होता है, दूसरा वर्ण होता है शा, खा, शा होता है। एक वर्ग में 5, 2 वर्ग में 10, 3 ये तो इनकी संख्या कितनी होती है, 13 हो जाती है। एक जुगाड़ तो आपकी ये हो गई, एक जुगाड़ तो आपकी ये हो गई। तो यहां पर आपने क्या देखा, सबसे पहले आ है, आ आपका क्या है, स्वर है। स्वर अघोष नहीं होते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर साथियों सघोष होते हैं। तो ये विकल्प तो गलत हो गया। जा आपका तीसरा वर्ण है, हा आपका है नहीं क्योंकि तीनों सा है, तो विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अगर कभी भी पूछा जाए अघोष वर्ण की संख्या, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 13। क्या कहोगे, 13। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट बताना है। कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको बताना है राष्ट्रीय, संशोधित, संकर या कौशल्या। देखिएगा तो साथियों राष्ट्रीय सही लिखा है, कौशल्या भी सही लिखा है, संकर भी सही लिखा। अब ये संकर इस तरह से होगा ना, ये तो गलती हो गई टाइपिस्ट से, इस तरह से संकर लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो संशोधित है साथियों वह गलत लिखा है। संशोधित कैसे लिखा जाता है, ये हो गया शोधित, तो शोधित ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प साथियों आपका गलत चला जाएगा। बी विकल्प आपका गलत हो जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीजें आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, गलती से भी साथियों इनको गलत नहीं होने देना है, गलती से भी इनको गलत नहीं होने देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चरण कमल बंदौ हरि राई। अब देखिएगा क्या कहता है, चरण कमल की वंदना करता हूं हरि के। कहता है मैं हरि के चरण कमल की वंदना करता हूं। कहने का मतलब है साथियों कि हरि
हरि के चरण और कमल के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, यानी साथियों चरण को ही कमल और कमल को चरण मान लिया गया है। यानी अगर उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद नहीं होता है तो साथियों वहां पर कौन सा अलंकार होता है? याद रखिए साथियों, कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या कहते हैं? अभेद्य। उपमेय और उपमान में क्या होता है? अभेद्य आरोप होता है। अभेद्य मतलब समझते हो? अभेद्य का मतलब होता है साथियों कोई भी भेद नहीं, कोई भी अंतर नहीं, वह हमारा अभेद्य होता है। क्या होता है? अभेद्य होता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगर सासी से सम होते तो रूपक हो जाता, सासी से सम होते तो रूपक हो जाता। ठीक है। अगर साथियों श्लेष की बात करें, किसकी बात करें? श्लेष की बात करें। अगर हम श्लेष की बात करें, हमने आपसे क्या कहा कि अगर हम श्लेष की बात करें तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि शब्द तो एक होगा लेकिन प्रसंगवश अर्थ अलग अलग निकलेंगे। शब्द तो एक होगा लेकिन प्रसंगवश अर्थ अलग अलग निकलेंगे। तो साथियों यहाँ पर विकल्प क्या होगा? सी, अतिशयोक्ति। अभी हमने आगे पढ़ा ही दिया है कि अतिशयोक्ति मतलब जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि उसमें असंभव लगने लगे तो वहां पर साथियों अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। चलिए इसको करिएगा और साथ साथ आप मेरी बात भी सुनते जाइएगा। देखिए होता क्या है साथियों, जब हमने आपसे कहा कि हम आपकी पूरी हिंदी को कंप्लीट कराएंगे तो हिंदी का अर्थ ये है कि हमने जब कंप्लीट हिंदी का बात की है तो सिर्फ वो हिंदी आपकी सुपर टेट और टेट के लेवल की ही नहीं पढ़ाते हैं, उससे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हम आपको गारंटी कह सकते हैं कि अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की है ना तो आप हंसते हंसते आएंगे पेपर देके कहेंगे कि मैम मोस्टली हमारा सही हुआ। यानी अगर 30 नंबर का पेपर है आपका तो आप 29 करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी ली है। लेकिन आपको डेली जुड़ना होगा। अगर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो हमारा मेन मोटो ये नहीं रहता है कि हम आपको सुपर टेट की पढ़ा रहे हैं, हम आपको इतना प्रैक्टिस कराते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं आपको कि वो चीजें आपको रट जाती है। आप भले ही हम मेरे विषय में कुछ भी सोचते रहते होंगे कि मैम कुछ रिवाइज करा देती है, मैम ये करती है, मैम वो करती है, लेकिन आप यकीन मानिए आपकी इतनी तैयारी बेहतर हो जाती है, ये तब आपको पता चलता है जब आप पेपर दे के आते हैं। वैसे तो आप इतना अच्छा लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं। यहाँ पर साथियों कहा जाता है जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो बिलासी। तो जैसे दोहा आया, अब बताइए दोहा में 13-11 ये हम बार बार क्यों लिखते हैं? क्या हमें याद नहीं है या आपको याद नहीं? इसलिए लिखते हैं कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब बार बार देखोगे तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक क्षण में सममात्रिक होता है और सोरठा में 11 और 13 होती हैं। जबकि और ये तीनों आपके कैसे हैं? तीनों ही मात्रिक छंद है। जबकि साथियों इंद्र वज्रा जो है वो वर्णिक छंद है। कैसा है? वर्णिक छंद है। ठीक है। इंद्र वज्रा गलत लिखा है, ये नहीं होगा, इंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 यानी कितने हैं साथियों? 23 मात्रा है। कितनी है? 23। अब एक बात बताओ, कहीं पर 23 मात्राएं आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। देशवासी गलत हो गया। जागो उठो भारत देशवासी, है ना, ये टाइपिंग वो जो सीट बनती है उसमें गलत हो जाता है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कितनी है साथियों? पहले में तो 18 है, दूसरे में देखो 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूसरे में कितनी है? 18 है। 18 मात्राएं आ रही हैं तो होना नहीं है। अब देखो हम वर्णों को देख लेते हैं। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी साथियों वर्ण कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। मात्राएं 18 आ रही हैं तो मात्राएं वाला नहीं होगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी विकल्प चला जाएगा, इंद्र वज्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र वज्रा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला
अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है वृक्ष शब्द के पर्यायवाची। देखिए एक काम ये किया करिएगा कि जो चीज आप सीखते हो ना उसको थोड़ा 1-2 दिन ऐसा किया करिए, थोड़ा फन करते हैं। फन मतलब क्या है, ऐसा नहीं फन हमारा निकल आएगा भाई, फन तो नागिन का होता है ना, हम लोगों के नहीं होता है। तो फन मतलब कहते हैं मजा को। तो यहाँ पर थोड़ा मजा ये करते हैं कि आप इन शब्दों का प्रयोग तब आपको ज्यादा अच्छे से आएगा जब आप इनको बोलेंगे, इनको आप प्रयोग करेंगे तो वो चीजें आपको रट जाएंगी। जैसे हमने आपसे कहा वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अब सभी ने वृक्ष देखा होगा, उस सभी वृक्ष कहते होंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं, कुछ लोग पादप कहते हैं, कुछ लोग तरु कहते हैं, कुछ लोग बिटप कहते हैं। क्या कहते हैं, बिटप कहते हैं ना। ये सब किसके हैं, ये सभी के सभी साथियों वृक्ष के पर्यायवाची हैं। पेड़ है, पादप है, तरु है, बिटप है ना, ये किसके हैं, ये सभी के सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अब देखिए पहला कहता है प्रसून, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप, है ना, ये साथियों सभी के सभी किसके हैं, फूल के हैं। अब देखिएगा हमें आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं। खैर बताना तो नहीं चाहिए लेकिन छुपाना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। जब हम छोटे थे है ना, तो हमारे जो टीचर थे वो बहुत भाई रटने वाला काम दिया करते थे। और दुर्भाग्य से कह लो या संयोग से कह लो, तो जो हमारी पाठशाला थी वो थी सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़े हुए थे, आरएसएस से चलते थे। तो वहां पर भाई शिक्षक इतना ज्यादा रटने पर जोर देता था, रटने पर जोर ऐसे देता था कि भोजन मंत्र भी रटा हुआ होना चाहिए, सुभाषित भी रटा होना चाहिए। और पता नहीं सुबह सुबह कितनी तो वंदनाएं होती है, सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा, भारत माता वंदना, और पता नहीं कितनी चीजें। ठीक है, और भी बहुत चीजें होती है, अब आधी चीजें तो भूल गए। वैदिक मंत्र, गायत्री मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, बहुत चीजें याद करने को होती थी। तो उसी समय क्या होता कि उन लोगों मतलब जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमको हिंदी के पर्यायवाची याद करने को दिए। भाई होते ही नहीं थे, आप कितना याद करें, कैसे याद करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, पता नहीं बहुत पहले बहुत आते थे, अब तो खैर इतना नहीं आता है, कुछ भूल भी गए हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने हमको दिए फूल के पर्यायवाची। हम याद करें भूल जाएं, याद करें भूल जाएं, नहीं याद हुए। अचानक से क्या हुआ, अचानक से हमें याद आया कि हम ऐसे याद करते हैं भूल जाते हैं, तो एक जुगाड़ करते हैं कि जो फूल के जो हमने याद किए थे ना, वो फूल का पहला जो पर्यायवाची याद किया था, शायद क्लास 2 या 3 में थे या 4 में होंगे, तो पहला था सुमन, याद नहीं हो रहा था। तो अचानक हमें याद आया कि मेरी मम्मी का नाम भी वही था, तो हमने कहा चलो मम्मी के नाम से याद कर लेते हैं, एक फूल तो मिल गया। फिर दूसरा हमारी ताई जी का नाम, मतलब बड़ी मम्मी जिनको कहते थे, उनका नाम था कुसुम, तो उनका नाम याद कर लिया, तो 2 नाम तो याद हो गए। अब जो हमारा भाई था उसका नाम था प्रसून। तो इस तरह से हमने सारे के सारे फूल के पर्यायवाची हमको याद हो गए। तो ऐसे आप लोग भी याद किया करिए, आशा है याद हो जाएगी। चलिए भाई थोड़ा बातें ज्यादा होंगे। कहते हैं वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिएगा साथियों, प्रसून किसका होता है, फूल का होता है। पादप, पादप हमें मिल गया है, तो विकल्प हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, पादप हो गया। क्या हो गया, पादप हो गया। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें भी हंसी आ रही, लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं आपको। अब अगला कहता है सहोदर का विलोम। अब देखिए सहोदर का याद करिएगा, एक दिन हमने आपको बताया था सहोदर। सहोदर को जब हम अलग अलग करेंगे तो एक तो आ होता है और दूसरा क्या होता है, ऊ होता है। यानी एक तो साथियों क्या है, सह है, और दूसरा क्या है, उदर है। यानी ऐसे बच्चे जो साथ ही उदर के जन्म लेते हैं, यानी जो एक ही उदर से जन्म लेते हैं, इनकी जिनकी माँ एक है, वो सहोदर कहलाते हैं। क्योंकि एक ही उदर से इनका जन्म हुआ है, साथ जन्म ना होके एक ही उदर से जिनका जन्म होता है वो साथियों सहोदर कहलाते हैं। अब जिनकी माँ अलग हो जाती है उनको क्या कहते हैं, याद रखिएगा साथियों, उनको परोदर कहते हैं। परोदर का मतलब क्या होता है, पर का अर्थ होता है दूसरा, और ये ऊ है ना, ऊ का मतलब होता है उदर। यानी जिन बच्चों के माएं अलग होती हैं, या जिन बच्चों की माँ अलग होती है, जिनकी माँ दूसरी होती है, उनको क्या कैसे बच्चे क्या कहलाते हैं, परोदर कहलाते हैं। तो इसका राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा, परोदर हो जाएगा। क्या होगा साथियों, परोदर हो जाएगा। तो याद रखिए सहोदर का अपोजिट परोदर, सहोदर का अपोजिट परोदर। अगला फटाफट लिखिए, जिस कागज में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए हो सकता है नया हो, एक बार हमने ये आपको कराया भी था।
कहता है ऐसा कागज जिस कागज पर मानचित्र है, मतलब मानचित्र बना हुआ है, उस पर साथियों हमें पूरा विवरण भी प्रस्तुत करना है और कोष्टक भी अंकित होने चाहिए। तो ऐसा प्रपत्र क्या कहलाता है, ऐसा पत्र क्या कहलाता है, ऐसा कागज क्या कहलाता है? तो कहता है अश्रुति कहलाएगा, सर्वप्रिय कहलाएगा, लोकोक्ति कहलाएगा या फलक कहलाएगा। तो याद रखिए साथियों, उसको हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए फलक क्या होता है। फलक साथियों ऊपरी सतह को भी फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी सतह को भी फलक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लूडो में कितने फलक होते हैं, पढ़ा है ना? तो लूडो आप सभी ने खेला होगा, आपने देखा होगा इस तरह से लूडो होता है ना, लूडो का पासा है ना, लूडो का पासा कुछ इस तरह से होता है। तो आपसे पूछा जाता है लूडो में कितने फलक होते हैं, पूछा जाता है कि नहीं? तो याद रखिएगा साथियों, फलक क्या होता है? फलक होता है ऊपरी सतह। फलक किसे कहते हैं? ऊपरी सतह को कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या चला जाएगा? विकल्प साथियों आपका डी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कंकड़ किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुबी कीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी, तात जनक तनया से सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। कहता है इन पंक्तियों में जनक तनया का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ साथियों, जनक तनया यानी जनक की तनया, यानी जनक की तनया कौन है? सीता जी है। सीता उनकी कौन है? पुत्री है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, तात मतलब पिता, जनक तनया मतलब सीता जी के पिता, यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई, कि ये वही सीता जी हैं जिनके कारण साथियों धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में जनक तनया कौन है, यानी सीता जी कौन है? सीता जी अनुभव है, यानी सीता जी आगे आगे चली और विचार उनके पीछे पीछे आए। दूसरा कहता है ना भाई ये क्या है? आश्रय। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा अगर किसी को देखकर किसी के हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर इन चीजों को नहीं लेंगे ना तब तक नहीं आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को देखकर आपके मन में प्रेम का भाव जागृत होता है, तो आश्रय कौन है? आश्रय कौन बना है भाई? किसके मन में आ रहे हैं विचार? आपके मन में। तो आपके मन में विचारों का आश्रय है, आश्रय मतलब ठिकाना। तो किसके मन में विचारों का ठिकाना है? आपके हृदय में। तो हृदय कौन है? आश्रय है। और जिसको देखकर आपका मन, आपके मन में प्रेम जागृत हुआ, वो कौन बना? वो विषय बना। वो कौन बना? विषय बना। तो याद रखिएगा सीता जी विषय थी, सीता जी विषय बनी थी जिनके कारण धनुष यज्ञ हुआ था। सीता जी वो विषय थी जिनके कारण धनुष यज्ञ हुआ था। टेट आपका जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती वो विषय है, शिक्षक भर्ती वह विषय है जिसके कारण साथियों टेट और सुपर टेट होना है, जिसके कारण टेट और सुपर टेट होना है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा, विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है काजू, अंग्रेज, बिगुल, लाम। फिर से देखिएगा, काजू, कारतूस, कर्फ्यू। हमें तो एक ऐसे जैसे नहीं लोग दोहे और कविताएं शायरियां याद करते हैं, वैसे साथियों हमने ये याद किए आपके लिए। कहते हैं काजू, कारतूस, कर्फ्यू। एक शब्द ले लो, बाकी सब तो अपने आप आ जाएंगे। काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कर्फ्यू है ना, कूपन, लाम, बिगुल, अंग्रेज। लाम, बिगुल, अंग्रेज। अगर पूछा जाए कि ये किस भाषा के शब्द हैं, बिना देरी किए किस पर लगाइएगा? सी विकल्प लगाइएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले साथियों हमने आपको फारसी का बताया था, गरम, गवाह, गिरफ्तार। गरम, गवाह, गिरफ्तार। ठीक है, गज, गिर्द, गुलाब। गज, गिर्द, गुलाब। चेहरा, चालाक, चश्मा, चादर। चेहरा, चालाक, चश्मा, चादर। ठीक है,
दिल दरबार, दिल दरबार, दुकान दीवार, दुकान दीवार, दंगल, दंगल दफ्तर, दंगल और दफ्तर। ठीक है, ये साथियों सभी के सभी किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। अगर अरबी भाषा की बात की जाए, अरबी भाषा की बात की जाए तो याद रखिएगा जहाज जिस्म, जहाज जिस्म, जुलूस जलसा, दवा दावा दिमाग दुनिया, हौसला, हौसला हाजिर, हकीम हलवाई हैजा, ये सभी के सभी साथियों किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। और याद है जलेबी, याद रखिएगा बारिश, ये वाली, जब बारिश का महीना होता है भाई तब पकौड़ी याद आती है, लेकिन आपको क्या याद रखनी है? बर्फी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब बारिश में बर्फी खाओगे तभी तो बुखार आएगा ना। तो बारिश, बर्फी, बुखार, बारिश, बर्फी, बुखार, ये सब किसके हैं साथियों? फारसी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। अगला देखिए, कहता है गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अब देखिएगा हमें क्या बनाना है? गमन का विपरीत बनाना है, यानी अपोजिट बनाना है। तो हमें क्या करना है साथियों? गमन को जोड़ दो। उपगमन, आगमन, प्रत्यागमन, प्रतिधन गमन जब आप जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन हो जाएगा। अनुगमन, क्या होगा? अनुगमन। तो याद रखिए साथियों, गमन शब्द का विपरीत बनाने के लिए, विलोम शब्द बनाने के लिए हमें उसमें क्या जोड़ना होगा? हमें उसमें साथियों आगमन जोड़ना पड़ेगा। आगमन का अर्थ होता है आना और गमन का अर्थ क्या होता है? गमन का अर्थ होता है जाना। गमन का अर्थ जाना, आगमन का अर्थ आना। विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका बी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प आपका बी चला जाएगा। पिंकी गौर, बहुत बढ़िया। गरम, गवाह, गिरफ्तार, गजगिर्द, गुलाब, चेहरा, चालाक, चश्मा, चादर, दिल दरबार, दिमाग, दुकान, दीवार, दंगल, दीवार, दफ्तर, बारिश, बर्फी, बुखार, फारसी भाषा के शब्द। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अब कहता है लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है? तो चलिएगा यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है बच्चा। यहाँ पर लिखा है लुहारिन, ठीक है। और इसमें हमें क्या ढूंढना है? इसमें हमें ढूंढना है प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा कहाँ आते हैं? पीछे आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना कि साथियों आगे हमें क्या मिलना चाहिए? आगे हमें शब्द मिलना चाहिए। आगे क्या मिलना चाहिए? शब्द मिलना चाहिए। जैसे देखिएगा, अगर हम सबसे पहले लू तो होना नहीं है। अगर हमने ना निकाला तो लुहारी हो जाएगा, अर्थ नहीं होगा। अगर हमने इन निकाला तो क्या हो जाएगा? लुहार हो जाएगा। लुहार मतलब इस तरह से लोहार हो जाएगा। लोहार प्लस इन लुहारिन हो जाएगा। अगर हमने ऋण निकाला तो क्या हो जाएगा? लुहा हो जाएगा। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। लुहार में साथियों इन प्रत्यय के जोड़ने से क्या बनेगा? लुहारिन बन जाएगा। विकल्प हमारा क्या जाएगा? विकल्प साथियों बी चला जाना है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर फटाफट दीजिएगा। कहता है मैं खाना खा चुका था। अब जल्दी से बताओ यहां पर क्या लिखा था? मैं खाना खा चुका था। तो चाहे चुका था लिखा हो, चाहे ई ए या प्लस था लिखा हो, दोनों ही एक है। दोनों ही एक है और दोनों में क्या होगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। कैसे देखेगा? अगर हम आपसे कहें मैं खाना खा चुका था, इसका मतलब काम हो चुका था। अगर हमने आपसे कहा मैंने खाना खा लिया था, तो इसका मतलब पेट पूजा हो गई थी। तो दोनों में आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं आसन्न भूत कहां से होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, यही आप ले लीजिएगा और था की जगह पर क्या कर दीजिएगा? है कर दीजिएगा। कहने का मतलब ई ए या, यानी मैंने खाना खा लिया है। तो ये वर्तमान का नहीं होगा। मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब काम तो हो चुका, काम समाप्त हो चुका है ना, बीत गया, वो समय बीत गया। ठीक है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाना है। सामान्य भूत में ई, ए, या। अगला प्रश्न आपको बताना होगा, कह रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करिए। जल्दी से बताइएगा, कह रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करिएगा। कहता है कोई तो होगा जो हमारे लिए जी रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा, यहाँ पर आपसे कहा गया कोई तो होगा, क्या कह रहा, कोई तो होगा जो हमारे लिए जी रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्या है, कोई है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमने आपको बताया था अगर कभी भी कोई और कुछ पूछा जाए, कोई और कुछ अगर दिखा है तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाना है। क्या हो जाना है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब पहला क्या कहता है, पहला आपसे कहता है पुरुषवाचक। क्या कहता है, पुरुषवाचक। तो आप बताइएगा क्या इसमें पुरुषवाचक होगा, जल्दी से बताइए, क्या इसमें पुरुषवाचक होगा, क्या इसमें पुरुषवाचक होगा, जल्दी से बताइएगा, क्या इसमें पुरुषवाचक होगा। तो अब आप कहोगे इसमें पुरुषवाचक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या इसमें प्रश्नवाचक होगा, तो आप कहोगे इसमें प्रश्नवाचक नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। क्या आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तीसरा कहता है अनिश्चयवाचक और चौथा कहता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में साथियों यह, वह, ये और वे आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प साथियों सी जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाना है। क्या हो जाना है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताना है, कहता है संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिएगा। अब देखिएगा क्या कहता है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इसमें क्रिया विशेषण बताना है। तो सबसे पहले संगीता साथियों क्या होगा, संगीता तो आपका संज्ञा हो जाएगा, नाम है ना, तो क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। पढ़ती है क्या हो जाएगा, पढ़ती है साथियों क्या होगा, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिदिन क्या हो जाएगा, तो ये साथियों क्रिया की विशेषता बता रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका बी चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, विकल्प आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा, ठठेरा का लिंग बदलें। यानी कहने का मतलब है जो ठठेरा है वह किस लिंग का है, तो आप क्या कहोगे, ठठेरा साथियों पुल्लिंग का है। अगर हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम क्या कहेंगे, ठठेरी कहेंगे, ठठारी कहेंगे, ठठेरिन कहेंगे या ठठेरिनी कहेंगे या ठठेरिनी कहेंगे। जल्दी से बताइएगा विकल्प साथियों आपका क्या हो जाना है, क्या हो जाना है, जल्दी से। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं ठठेरी होगा ना, ठठेरी भी नहीं होगा, ठठारी तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। जैसे लोहार से लोहारिन, वैसे ठठेरा का क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। विकल्प साथियों क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताना है, क्या रहा है, विभक्ति का अन्य किस नाम से जाना जाता है। किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है साथियों विभक्ति की। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति साथियों, विभक्ति किसको बताता है, क्रिया का संबंध बताता है। क्रिया का संबंध बताने वाले क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। और कारक किसको बताते हैं, कारक साथियों विभक्ति की पहचान कराते हैं। कारक क्या कराते हैं, विभक्ति की पहचान कराते हैं। कारक को ही क्या कहते हैं, कारक को ही साथियों परसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ये साथियों पहली बार इसको लगातार 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। पहले इसको कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा, अगला प्रश्न फटाफट जल्दी से बताइएगा,
यहाँ पर आपसे कहा जाता है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। वाक्य किस काल से है? अब देखिएगा, एक बात सभी बताइएगा, क्या वर्तमान है? क्योंकि वर्तमान अगर काल होगा तो सभी के पीछे है लगा होगा, सिर्फ होगा को छोड़कर, संदिग्ध को छोड़कर। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में पूरा नहीं हुआ, भूतकाल में पूरा नहीं हुआ यानी अधूरा रह गया, तो इसमें क्या आएगा? रहा था आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और भूतकाल होना नहीं है, विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। कह रहा है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। बूंद जो है ना वो साथियों भाप बनकर उड़ जाएगी। अगर पूछा जाए कि इसमें आपका कौन सा वाक्य होगा तो आप क्या कहोगे? भविष्य काल होगा। और याद रखिएगा ये भी कौन सा भविष्य होगा? सामान्य भविष्य होगा। क्या होगा? सामान्य भविष्य हो जाएगा, सामान्य भविष्य हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो साथियों यहाँ पर क्या कहता है? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर किसके भेद पूछ रहा है? कर्म के आधार पर साथियों क्रिया के भेद पूछ रहा है। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी है? सकर्मक, यानी जिनमें कर्म है वह सकर्मक है, और जिनमें कर्म नहीं है वह कौन सी है? अकर्मक है। यानी हम कह सकते हैं कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो साथियों सकर्मक होती है और दूसरी कौन सी होती है? अकर्मक होती है। अर्थात साथियों विकल्प आपका क्या चला जाएगा? 2 चला जाना है। क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, में रेखांकित शब्द में संज्ञा बताना है। देखिएगा साथियों, अगर पूछता, सिर्फ पूछता रावण, रावण के 10 सिर थे, अगर ऐसे पूछता रावण के 10 सिर थे, तो यहाँ पर जो रावण है ना वो एक व्यक्ति है और उसकी विशेषता है कि उसके 10 सिर थे। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? अब रावण एक तो नहीं रहा, अब रावण एक तो नहीं रहा, रावण के जैसे कई लोग हैं साथियों जो पैदा हो रहे हैं और हर शहर में पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब साथियों रावण कौन था? रावण साथियों एक अत्याचारी था। क्या था? एक अत्याचारी राजा था। और इसके साथ ही साथ विद्वान था, विद्वान था, और विद्वान के साथ ही साथ उसने क्या किया था? दूसरे की स्त्री का हरण किया था, दूसरे की स्त्री का हरण किया था। तो ऐसे व्यक्ति को रावण की संज्ञा दी गई है। कह रहे हैं कि हर शहर में रावण पैदा हो रहा है। इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं है, क्या है साथियों? ऐसे व्यक्ति की जाति है। ऐसी क्या है? ऐसे व्यक्तियों की जाति हो गई। तो यहाँ पर अगर कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? जातिवाचक को टिक लगाइएगा। ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट चला जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आज लगभग क्वेश्चन आपके 60 या 62 है क्वेश्चन, है ना? तो जल्दी से बताइएगा। कहता है यह कौन खड़ा है में सर्वनाम। अब देखिएगा, पहला है यह खड़ा कौन है। अब देखिएगा सबसे पहले तो इसमें से अगर आप कह दोगे यह, क्या कह दोगे? यह, तो यह आपका कैसा है? यह आपका अनिश्चयवाचक है। कैसा है? अनिश्चयवाचक है। खड़ा क्या हो जाएगा? खड़ा है, खड़ा है आपका क्या हो जाएगा? खड़ा आपका मुख्य क्रिया है, आपकी सहायक क्रिया, और कौन, कौन आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। वैसे प्रश्नवाचक होगा तो सर्वनाम ही, लेकिन जब 2 दिए गए तो पहला विकल्प आप किसको लगाइएगा? ए को लगाइएगा। किसको लगाइएगा? ए को लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों होंगे, यह भी होगा कौन भी होगा। तो ऐसा नहीं कौन गलत है, कौन भी सही है। देखिएगा 2 हैं, कौन और क्या, इनके अलावा अगर कोई होता तो शायद में नहीं हो पाता। ये दोनों भी क्या है? प्रश्नवाचक हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है।
तो अगर आपने दोनों लगाए हैं तो दोनों ही सही है, लेकिन जब दोनों आए हैं तो आपको पहला विकल्प ए देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लघुत्तम शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोध हुआ है? जल्दी से बताइएगा। कह रहा है लघुत्तम में किस क्रिया का बोध हुआ है, किस अवस्था का बोध हुआ है, फटाफट बताइएगा। आप देखते हैं, कहता है लघुत्तम, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या अंत। तो अब आप क्या कहोगे? आपने यहाँ पर देखा, आपने यहाँ पर क्या देखा? लघु। तो लघु साथियों क्या है? मूलावस्था है, मूलावस्था। ठीक है, जिसको हम मूलावस्था कहते हैं। ठीक है, मूलावस्था है। और इसमें क्या जुड़ गया? तम जुड़ गया। अगर कभी भी तम जुड़ जाए तो उत्तमा हो जाएगा। क्या होगा? उत्तमा हो जाएगा। और अगर साथियों अगर तर जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था हो जाएगा। उत्तरावस्था को ही तुलनावस्था कहते हैं और उत्तमावस्था को साथियों विशेषावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषावस्था कहते हैं। दोनों चीजें आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर कहता है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आप क्या कहेंगे? आप साथियों अपना राइट विकल्प किसको देंगे? तम लगा है तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मूलावस्था अगर पूछा जाए तो लघु है, उत्तरावस्था पूछा जाए तो लघुत्तर है, और अगर उत्तमावस्था पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम या लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम या लघुत्तम हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिएगा साथियों, जो समास है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है सम। सम किसे कहते हैं? सम कहते हैं संक्षिप्त को। किसको कहते हैं? संक्षिप्त को कहते हैं। और आस, आस किसे कहते हैं? आस का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। तो संक्षिप्त कथन ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। संक्षिप्त कथन ही समास है। संक्षिप्त कथन ही समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? अव्ययी भाव समास पूछा है। कैसे आपको अपना आंसर देना है इसको समझिएगा। आपसे पूछ रहा है अव्ययी भाव, तो जब आपसे साथियों अव्ययी भाव पूछे तो पहला काम क्या करिएगा कि पहला काम आपको ये देखना है कि पहला पद या तो अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। पहला पद या तो अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। अब आप क्या कहोगे? इसमें तो ग्रह प्लस आगत है, इसमें आचार प्लस कुशल है, इसमें प्रति प्लस दिन है, इसमें कुमार प्लस ही है। तो शी विकल्प है जो प्रतिदिन है। प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। क्या होगा? दिन और दिन, यानी दिन दिन ही दिन दिन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर साथियों प्रतिदिन हो जाएगा। इसमें जो प्रति है वह आपका क्या है? वह आपका उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति आपका क्या है? प्रति आपका उपसर्ग है। और इस तरह से साथियों राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कह रहा है सप्तर्षि। क्या कहता है? सप्तर्षि में समास बताना है। तो जब हमने इसको लिखा तो हमें क्या दिखाई सुनाई दिया? सप्तर्षि। यही तो सुनाई दिया, ऐसे ही तो सुनाई दिया। अब यहाँ पर अर है। अर का मतलब एक तरफ आ होना चाहिए और दूसरी तरफ री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। यहाँ पर आपका सप्त हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि होगी तो सप्त धन ऋषि क्या हो जाएगा? आधन हो गया। सप्त ऋषि में साथियों क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। क्या होगा? गुण संधि होगी। गुण संधि ए में होती है, ओ में होती है, अर में होती है। इन तीन शब्दों में याद रखना है आपको। आपका शी विकल्प राइट हो जाएगा। सप्त धन ऋषि हो जाएगा। सप्त धन ऋषि क्या हो जाना है? सप्तर्षि हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तपोवन में
प्रयुक्त संधि का नाम, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा तपोवन, तपोवन, तो ओ की मात्रा 2 में होगी। अगर स्वर संधि होगा, स्वर संधि होगा तो आ प्लस उ में बदल जाएगा, तो एक तरफ तो उवन हो जाएगा और दूसरी तरफ तप होगा। साथियों दूसरा अगर तपोवन की बात करें, इसमें क्या हो सकता है, विसर्ग संधि हो सकती है, लेकिन साथियों जो आपका ओ है वो विसर्ग में बदल जाएगा, यानी पहला पद तपा हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाना है, वन हो जाएगा। यही विकल्प आपका सही रहेगा, क्योंकि उवन का अर्थ नहीं होता है, तो तपा प्लस वन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, विसर्ग संधि हो जानी है। क्या हो जानी है, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा, कहता है जन्मदिन की लख लख बधाइयां। क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों जन्मदिन की लख लख बधाइयां। एक बात बताओ, आप किसी को जन्मदिन की बधाई देते हो, या साथियों आप किसी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करते हो, या साथियों आप किसी से और भी किसी तरह की बधाई देते हो। तो जितनी भी आप बधाइयां देते हो, या आप किसी को विश करते हो, है ना, या आप किसी को जैसे गुड हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, या नवरात्रि मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, इस तरह से जो भी आप विशेष करते हो, जो भी बधाइयां देते हो, ये सभी की सभी बधाइयां आपकी किस में आती हैं, इच्छावाचक में आती हैं। किस में आती है, इच्छावाचक में आती हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें सभी की सभी बधाइयां और जितनी भी आपके मन में इच्छाएं है कि मैं उड़ सकूं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं ये कर सकूं, मैं वो कर सकूं, है ना, तो जितनी भी आपके मन में इच्छाएं और बधाइयां होती हैं, वो साथियों आपकी किस में चली जाती हैं, इच्छावाचक वाक्य में चली जाती हैं। अगर हम आपसे कहें निषेध में क्या होता है, नहीं होता है, विस्मय में क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा इसमें हमेशा मनोसूचक शब्द आएंगे। क्या आएंगे, मनोसूचक शब्द आएंगे, और साथ में ही एक्सक्लामेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह भी आता है। प्रश्नवाचक में साथियों प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्या आते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, और इसके साथ ही साथ ये वाला चिन्ह आता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाना है। क्या जाएगा साथियों, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कहता है हंस किस विराम का एक और नाम है। जल्दी से बताइएगा, हंस किसका एक दूसरा नाम है, ये आपको बताना है। संतोष जी आप अभी बहुत पीछे हैं, थोड़ा इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। 57 का डी। सत्यजीत भैया पढ़ लो, बतिया बाद में लेना। चलिए यहां पर क्या कहता है, हंस। आप देखिएगा, पहला कहता है लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, त्रुटि विराम। ठीक है, तो जो लोप होता है, यानी लोप मतलब अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको हम कैसे दिखते हैं, उसको हम इस तरह से भी उसको प्रदर्शित करते हैं। अल्प विराम को इस तरह से लगाते हैं, पूर्ण विराम को इस तरह से लगाते हैं, त्रुटि विराम को इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, ये साथियों चिन्ह है, चिन्ह भी आप याद करते रहिएगा, चिन्ह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा, जो आपका त्रुटि विराम है, त्रुटि विराम को साथियों क्या कहते हैं, हंस विराम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, हंस विराम के नाम से भी जानते हैं। किसी पद या वाक्य, किसी पद या शब्द के छूट जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है, के छूट जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर विकल्प आपका क्या चला जाएगा, डी विकल्प इज द राइट विकल्प, डी विकल्प इज द राइट विकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी से बताना है। कह रहा है तत्वबोधिनी, अभी पीछे क्या बताया था, नागरी प्रचारिणी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, 1896 में प्रकाशित होती थी, और साथियों इसके मुख्य संपादक श्याम सुंदर दास थे। कल हमने आपको बताया था, कल किसके विषय में बताया था, अब देखिए माइंड से भी स्लिप हो गया, अभी जब हमने इस वाली पत्रिका को बताया तब याद था। कल हमने आपको बताया था प्रयाग से प्रकाशित होती थी, और चलिए भाई वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है,
वो पत्रिका हमारी प्रयाग से प्रकाशित होती थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तत्वबोधिनी। अब याद रखिएगा साथियों, जो तत्वबोधिनी पत्रिका है, तत्वबोधिनी पत्रिका, हाँ कल हमने बताया था आपको अभ्युदय, क्या बताया था, अभ्युदय के विषय में बताया था। अभ्युदय पत्रिका का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था और कहां से किया जाता था, प्रयाग से किया जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए धर्मयुग, क्या पूछा जाए, धर्मयुग पूछा जाए तो किसके द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा। कहां से, बंबई, कहां से, बंबई से। ठीक है, अब देखिएगा तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका साथियों कहां से प्रकाशित होती थी, कहां से प्रकाशित होती थी। अब देखिएगा इसको कैसे हमें याद रखना है, लखनऊ, काशी, कलकत्ता और कानपुर। तो साथियों सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये साथियों ये किसके द्वारा प्रकाशित होती थी, तो ये साथियों गुलाब शंकर के द्वारा प्रकाशित होती थी। यानी गुलाब शंकर कौन है, गुलाब शंकर इसके संपादक हैं। गुलाब शंकर का क्या है, इसके साथियों गुलाब शंकर इसके संपादक हैं। ठीक है, और ये पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी, बरेली से प्रकाशित होती थी। कहां से प्रकाशित होती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका आपकी बरेली से प्रकाशित होती थी। और हाँ याद रखना है आपको 1865 में। कब से साथियों, 1865 में। अब कुछ हमारे साथी ये कहेंगे कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन में आप ई ऑप्शन कर लीजिएगा, बरेली को आगे बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, ई चला जाएगा, बरेली हो जाएगा। काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा भी काशी से प्रकाशित होती थी। और साथियों अभ्युदय प्रयाग से प्रकाशित होती थी। धर्मयुग आपकी बंबई से प्रकाशित होती थी। ठीक है, कलकत्ता से मतवाला, कलकत्ता से मतवाला, लखनऊ से माधुरी। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा स्वर संवृत है। ये साथियों आपको बताना है। पहला है आ, आओ, ई और ए। ठीक है, तो जैसे ही ये संवृत और विव्रत आया है तो ये किसके आधार पर विभाजन है, ये मुख द्वार के आधार पर विभाजन है। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 4। विव्रत में मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुले विव्रत। जब आप खोलोगे तो आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ आ निकलेगा। क्या निकलेगा, आ निकलेगा। अब साथियों हम कहते हैं अर्धविव्रत। क्या कहते हैं, अर्धविव्रत। यानी जब बड़ा आ विव्रत है तो छोटा आ आपका अर्धविव्रत हो जाएगा। इसके अलावा आपका ए और औ। ठीक है, फिर साथियों आता है संवृत। संवृत किसे कहते हैं, मुख द्वार पूरा बंद, मुख द्वार पूरा बंद। कौन कौन से, ई उ। ठीक है, अब कहता है अर्ध संवृत। क्या कहता है, अर्ध संवृत। अर्ध संवृत किसे कहते हैं, मुख द्वार आधा बंद, मुख द्वार आधा बंद। कौन कौन से, तो आपका ए और ओ, ए और ओ। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है संवृत कौन सा है। संवृत मतलब पूरे बंद होने के बावजूद भी आप बोल सकते हो, तो आप मुंह बंद करके आप बोल सकते हो ई ई उ। ठीक है, तो ई और उ, ई उ ये आपके कैसे हैं, ये आपके संवृत हैं। ठीक है, ओ आए ये कैसे हैं, तो ये आपके अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। आओ आए अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। आ जो है आ, ये आपका विव्रत, मुख द्वार पूरा खुले। यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका सी चला जाना है, सी चला जाना है। ये साथियों आपको ये इसमें भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप बोल के देखिएगा आ और आ, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसमें बोलने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब थोड़ा खुले तो थोड़े वाले, ये देखो ये थोड़े बड़े हैं और ये सबसे बड़े हैं, तो अंतर समझ सकते हो। अगला प्रश्न बहुत कम प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग 65 प्रश्न है, आपको बताना है। कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। पहला है दुरावस्था, दुर्वस्था, दूरवस्था और दुर्वस्था। तो साथियों देखिएगा होता क्या है, ये दुर है और दूसरा क्या है, इस तरह से लिखा जाता है अवस्था। ठीक है, तो ये दुर्वस्था। अब इस रा में ये वाला आ मिल गया तो रा से हलंत हट जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्वस्था हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाना है। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है अग्नि परीक्षा देना, यानी सीता जी ने क्या किया था साथियों, अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि परीक्षा दी थी ना, तो आप क्या कहोगे, कठोर तपस्या करना, या दृढ़ निश्चय करना, साहस पूर्वक सामना करना, या कठिन परिश्रम करना, या कठिन परिश्रम करना, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ साथियों एक चीज गलत हो गई है, क्या, अब यहाँ पर आपका होना चाहिए कठिन परिश्रम नहीं, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। जब साथियों कठिन परिस्थिति, इसको सही कर लीजिएगा, कठिन परिस्थिति में पढ़ना, यानी साथियों कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है ना कि हमें ये समझ में नहीं आता कि अब इसके लिए क्या किया जाए, तो वह होता है, तब हमारी आती है अग्नि परीक्षा का समय। तो हमको क्या देना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, यानी उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो उपाय करने पड़ते हैं वो क्या होता है, कठिन परिस्थिति होती है, यानी अग्नि परीक्षा के समान वो घड़ी होती है। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। फिर से याद रखिएगा साथियों, जब सीता जी पर उंगली उठी थी ना, वो उनकी कठिन परिस्थिति का समय था, तब उनसे कहा गया कि तुमको क्या देना पड़ेगा, तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तपस्या नहीं की थी उन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी, ना निश्चय किया था। तो वहां पर साथियों क्या था, उससे निकलने के लिए उनको क्या देनी पड़ी थी, कठिन कह सकते हैं कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए उनको साथियों एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है प्रेम वाटिका। तो देखिएगा साथियों, कभी भी अगर पूछा जाए प्रेम वाटिका, ठीक है, इसके अलावा सुजान रस खान, आगे मानुष हो तो वही रस खान, ठीक है, यानी प्रेम वाटिका, सुजान सागर, मानुष हो तो वही रस खान, ठीक है। फिर है मोर पखा मुरली बनमाल, मोर पखा क्या कहोगे, मोर पखा मुरली बनमाल, ये सभी रचनाएं साथियों किसकी हैं, ये सभी रचनाएं साथियों रसखान की हैं। किसकी हैं, रसखान की हैं। रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम है, ठीक है, सैयद इब्राहिम है। और इन्हीं पर यानी कह सकते हैं रसखान पर ही साथियों भारतेंदु जी ने कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। और किस पर कही थी, रसखान की भक्ति भाव से प्रभावित होकर साथियों उन्होंने ये पंक्तियां कही थी। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। साथियों ये जो अनघ नाटक है, अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त को साथियों राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये इनको राष्ट्र कवि किसके कारण कहा गया था, भारत भारती की रचना के कारण कहा था। किसने कहा था, तो साथियों राष्ट्रपिता के द्वारा इनको राष्ट्र कवि कहा गया था। मैथिली शरण गुप्त ने साथियों नारी प्रधान महाकाव्य लिखे। नारी प्रधान महाकाव्य लिखे कौन सा, एक तो लिखा है यशोधरा, भगवान बुद्ध की पत्नी पर लिखा है, और दूसरा लिखा है साथियों साकेत साथियों उर्मिला पर लिखा है, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका डी चला जाना है। विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा, कह रहा है घुमक्कड़ शास्त्र। अब देखिएगा, जिसने मेरी बात सुनी है, अभी हमने राहुल शंकरत्यायन के विषय में आपको बताया था कि जो राहुल शंकरत्यायन है उन्होंने साथियों क्या लिखे हैं, यात्रा वृत्त लिखे हैं। क्या लिखे हैं, यात्रा वृत्त लिखे हैं। इनकी रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और साथियों इन्हीं की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, राहुल शंकरत्यायन की है। किसकी है साथियों, राहुल शंकरत्यायन की है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। लगभग हमने आपको 65 प्रश्नों की सीरीज कराई थी और धीरे धीरे इसलिए कराई थी क्योंकि कुछ चीजें आपको याद हो जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ठीक 9:30 बजे आपका बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट होगा, यानी जीएस का कंप्लीट टेस्ट होगा, उसको आप अवश्य दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट चल रहा है जीके जीएस का, उसको आप अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। अभी हमें चाहिए इजाजत आपसे जाने के लिए। और हाँ, जो साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ये याद रखेगा, वनडे पर आज नदियों की क्लास होने वाली है, जिसमें से आपको पूरी की पूरी भारत की नदियों के विषय में जो भी प्रश्न बन सकते हैं एक ही क्लास में कवर कराए जाएंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।